हाँ जी बच्चे, सो हम कर रहे थे इंडेस 109। कितने क्वेश्चंस उसके हमने कर लिए थे लास्ट क्लास तक। पार्ट 1 में हमने कर लिए थे उसके टोटल 26 क्वेश्चंस, है ना। 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं, आइए जल्दी से निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट मार्क करिए। सिमिलर क्वेश्चन किताब में है, इसका हमने नाम दिया था एम्बेडेड डेरिवेटिव का सम है कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल नॉन फाइनेंशियल आइटम्स। सर ये तो आपने ऊपर भी बोला था, पर बच्चे इसमें एम्बेडेड डेरिवेटिव भी खोजते हैं ना। ये तो देखो मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूं वो लेक्चर, ये रहा, ये एम्बेडेड डेरिवेटिव के नोट्स, और इसके नीचे ये था कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इन नॉन फाइनेंशियल होस्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो इसको ठीक करिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इन नॉन फाइनेंशियल होस्ट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इन नॉन फाइनेंशियल होस्ट कॉन्ट्रैक्ट। चलिए जी, सो इसमें हमने सीखा था कि अगर आप कोई नॉन फाइनेंशियल चीज खरीदने का कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो फॉरेन करेंसी में है, तो उसमें भी एम्बेडेड डेरिवेटिव हो सकता है। सो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस क्लास में किए भी हुए हैं। पढ़िए जी। कंपनी ए, एन इंडियन कंपनी हुज फंक्शनल करेंसी इज रूपी, enters into a contract to purchase machinery from an unrelated local supplier, company B. So कंपनी ए है, उसकी फंक्शनल करेंसी रुपी है, वो मशीन खरीदेगा लोकल सप्लायर जिसका नाम क्या है, कंपनी बी। द फंक्शनल करेंसी ऑफ कंपनी बी इज ऑल्सो रुपी। दोनों की फंक्शनल करेंसी रुपी है, लोकल सप्लायर है, तो अगर मेरी फंक्शनल करेंसी रुपी है तो उसकी भी फंक्शनल करेंसी रुपी है। हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स। पेमेंट जो होगी वो यूएस डॉलर्स में होगी। सिंस द मशीनरी इज सोर्स्ड बाय कंपनी बी फ्रॉम ए यूएस बेस्ड सप्लायर, बी कहता है क्योंकि मुझे यूएस बेस्ड सप्लायर से ये मशीनरी लेनी पड़ेगी, तो मैं आपको भी यूएस, क्योंकि मैंने उसको यूएस डॉलर में पे करना है, तो आप भी मुझे यूएस डॉलर में पे करिए। पेमेंट इज ड्यू टू कंपनी बी ऑन डिलीवरी ऑफ मशीनरी। आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। पेमेंट कब की जाएगी, जब मशीनरी की डिलीवरी की जाएगी, उसी वक्त ही यह पेमेंट करी जाएगी। की टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर कॉन्ट्रैक्चुअल फीचर्स और उसके डिटेल्स। कॉन्ट्रैक्ट डेट है 9 सितंबर 2011। डिलीवरी और पेमेंट की डेट होगी 31 दिसंबर 2011। परचेज प्राइस है यूएस डॉलर 1 मिलियन 10 लाख। डॉलर रूपी फॉरवर्ड रेट ऑन 9 सितंबर 2011 फॉर 31 दिसंबर मैच्योरिटी 67.8। यूएस डॉलर रूपी स्पॉट रेट ऑन 9 सितंबर 2011 66.4। यूएस डॉलर रूपी फॉरवर्ड रेट फॉर 31 दिसंबर ऑन 30 सितंबर 67.5। सो 30 सितंबर उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने की डेट है, इंटरिम डेट होनी चाहिए। दिसंबर का स्पॉट रेट दिया हुआ है 67। मैं भी डायग्राम बना के समझाता हूं। कंपनी ए इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज इफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम कंपनी बी कंटेन्स एन एम्बेडेड डेरिवेटिव एंड वेदर दिस शुड बी सेपरेटली अकाउंटेड फॉर ऑन द बेसिस ऑफ गाइडेंस इन इंड AS 109। वो कह रहे ये जो मशीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप ढूंढ के बताइए कि इसमें कोई एम्बेडेड डेरिवेटिव है या नहीं है। ऑल्सो गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर अकाउंटिंग ऑफ द सेम। मैं जरा क्वेश्चन समझा दूं आपको एक बार। लेट मी ओपन द क्वेश्चन, एक सेकेंड रुकिए। हाँ जी, इधर देखिए जरा। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 27।
मैं फिर बोल रहा हूं, सिमिलर क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी क्लासेस में करे हुए हैं, सो ये न्यू सम नहीं है। सो क्वेश्चन इस तरह का पहले भी किया हुआ है इसी टॉपिक के अंदर जो भी आपको लिखवाया था। इधर देखिए हुआ क्या है, 9 सितंबर 2011 को आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय मशीन, और डिलीवरी और पेमेंट डेट क्या है, 31/12/2011। इस दिन आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट कितने की है, $10 लाख की। तो $10 लाख की आपने एक मशीन खरीदी है। $, रूपी फॉरवर्ड रेट ऑन 9 सितंबर फॉर 31 दिसंबर मैच्योरिटी 67.8। यहां पे आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर। किया नहीं है कि नहीं किया पता नहीं है, यहां पे सिर्फ फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, वो बता नहीं रहा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि नहीं किया। यहां फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है फॉर 31 दिसंबर की मैच्योरिटी के लिए, $1 इज इक्वल टू रुपीज 67.8। मतलब अगर आज आप कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपको 67.8 के रेट पे ये डॉलर मिल जाएंगे। यहां पे स्पॉट रेट भी दिया हुआ है। स्पॉट रेट कितना है, स्पॉट रेट है $1 इज इक्वल टू रुपीज 66.4। फिर अगला पढ़िए, $, रूपी फॉरवर्ड रेट फॉर 31 दिसंबर ऑन 30 सितंबर। सो कहीं ना कहीं 30 सितंबर उसकी इंटरिम बैलेंस शीट डेट लग रही है, तो यहां पे भी फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है। फॉरवर्ड रेट बढ़ा के कम हो गया, फॉरवर्ड रेट बढ़ गया है रुपीज 67.5। और फिर दिसंबर का स्पॉट दिया हुआ है, और आपको पता है लास्ट में स्पॉट और फॉरवर्ड सेम होते हैं। $1 इज इक्वल टू रुपीज 67। ये क्वेश्चन है। वो कह रहा है अब ये बताइए कि ये जो मशीन खरीदने का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या इसमें कोई एम्बेडेड डेरिवेटिव है। सो बच्चे हमने पढ़ा था कि अगर आप कोई नॉन फाइनेंशियल होस्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये नॉन फाइनेंशियल होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है बिकॉज मशीनरी इज अ नॉन फाइनेंशियल आइटम। सो जब आप मशीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सच कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज द नॉन फाइनेंशियल होस्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो ये आपका एक नॉन फाइनेंशियल होस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब क्या इसमें एम्बेडेड डेरिवेटिव है, बिल्कुल है। सर कौन सा डेरिवेटिव है, बच्चे देखो इंड एएस कहता है साहब आपने 2 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट है नॉन फाइनेंशियल होस्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये नॉन फाइनेंशियल होस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इधर देखो। सो ए है कंपनी ए, कंपनी बी। तो कंपनी ए ने कंपनी बी से मशीन खरीदी है और बदले में कंपनी ए कंपनी बी को $10 लाख दे रहा है। अब बच्चे वो कह रहे हैं $10 लाख नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके लिए तो ये $10,000 किस रेट पे पड़ेंगे, 67.8 के रेट पे ही पड़ेंगे। अगर आज आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको ये $10 लाख पे करने पड़ेंगे 67.8 के रेट पे। अगर आज आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको $10 लाख पे करने पड़ेंगे 67.8 के रेट पे। और ये कितना आता है, ये काफी ज्यादा आएगा, 6,78 लाख। वो कह रहा है एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा इसमें एक एम्बेडेड डेरिवेटिव भी है। सर इसमें कौन सा एम्बेडेड डेरिवेटिव है, उस एम्बेडेड डेरिवेटिव के तहत ए बी को $10 लाख देगा। तो देना क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल डॉलर, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल डॉलर। ए बी को $10 लाख देगा। यहां मैं कह रहा हूं कि आपने मशीन खरीदी और आपने रुपीज 6,78 लाख देने। अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते तो आपको कितना देना पड़ता, 6,78 लाख ही देना पड़ता। ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दूसरा है कि ए ने बी को $10 लाख देने हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल $10 लाख।
और बदले में उससे लेने हैं 6,78,00,000। मैंने कहा था ये उल्टा होता है, याद करो क्लास में मैंने बताया था। क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आपने मशीन खरीदी, आपने डॉलर पे करने हैं, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर होता है। पर यहां मैं उस एंगल से तो सोच ही नहीं रहा, क्योंकि हेज थोड़ा करा है बच्चे। अगर आपने हेज किया है फिर तो ये हेज अकाउंटिंग में कवर हो गया। अगर आपने हेज किया है फिर तो ये हेज ऑफ अ फर्म कमिटमेंट है, बिकॉज आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। सो अगर आपने हेज कर लिया फिर तो ये हेज अकाउंटिंग में कवर हो गया। फिर मैं एम्बेडेड डेरिवेटिव क्यों पढ़ाऊंगा? हेज नहीं किया है। सवाल ने सिर्फ आपको फॉरवर्ड रेट दिए हैं, दैट्स इट, सिर्फ आपको फॉरवर्ड रेट दिए हैं। तो क्वेश्चन कहता है साहब आपने चाहे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, पर अकाउंटिंग पर्पस के लिए यह माना जाएगा कि आपने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल डॉलर किया है। आपने 10 लाख डॉलर देने तो हैं और बदले में आपने बैंक से 6,78,00,000 लेने हैं, कि तभी तो पे करोगे। ये यहां बी नहीं होना चाहिए ना, यहां तो बैंक होना चाहिए, बिकॉज ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होगा? बैंक हुआ नहीं है, पर सोचना पड़ेगा, उल्टा होता है इसमें। तो क्या इसमें एम्बेडेड डेरिवेटिव है? बिल्कुल है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये एम्बेडेड डेरिवेटिव को अलग करना है? तो ये हमने पढ़ा था कि अगर एम्बेडेड डेरिवेटिव इज क्लोजली रिलेटेड टू होस्ट कॉन्ट्रैक्ट फिर अलग नहीं करना होता, बट इफ इट इज नॉट क्लोजली रिलेटेड फिर अलग करना होता है। एंड इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल होस्ट कॉन्ट्रैक्ट 3 सिचुएशन में उसको क्लोजली रिलेटेड माना जाता है और अलग नहीं करना होता। ये देखो वो 3 सिचुएशंस हमने क्लास में लिखे हुए हैं, ये देखो, ये देखो। एज पर इंड AS 109, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज नॉन फाइनेंशियल आइटम is treated as closely related to embedded derivative when payment is denominated in one of the following currencies. Closely related, अगर embedded derivative is closely related to host contract फिर हमें segregate करने की जरूरत नहीं होती। और कब closely related माना जाता है? closely related मानने का मतलब है हमें segregate नहीं करना है। कब क्लोजली रिलेटेड माना जाएगा? जब जो पेमेंट हो रही है वो इन तीनों में से किसी एक करेंसी में हो रही है। पहला, फंक्शनल करेंसी ऑफ एनी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ए की फंक्शनल करेंसी रूपी, बी की फंक्शनल करेंसी रूपी, पेमेंट हो रही है डॉलर में, तो ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही। करेंसी इन विच प्राइस इज डिनोमिनेटेड अराउंड द वर्ल्ड, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे मैं हमेशा बोलता होता, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में डॉलर में ट्रेड होता है, पर यहां तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये तो सिंपल एक मशीन है, तो ये कहां लिखा है कि पूरी दुनिया में ये मशीन डॉलर में बिकती है? ये भी नहीं है। द करेंसी दैट इज नॉर्मली यूज्ड इन इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। क्या लिखा है? इकोनॉमिक एनवायरमेंट कुछ नहीं लिखा हुआ। सो ये क्योंकि ये तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो एम्बेडेड डेरिवेटिव इज नॉट क्लोजली रिलेटेड टू होस्ट कॉन्ट्रैक्ट, hence you need to segregate the embedded derivative। क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था, नीचे पढ़िए, कंपनी A is required to analyze if the contract for purchase of machinery from company B contains an embedded derivative. Yes, there is embedded derivative, forward contract to sell dollar। डॉलर सेल करोगे तभी तो बैंक से रुपी लोगे और वो रुपी से पेमेंट करोगे। So there is embedded derivative of forward contract to sell dollar. And whether this should be separately accounted? Yes. Because इन तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, hence the embedded derivative need to be separately accounted। और वो कह रहा है उसकी एंट्रीज डाल के दिखाओ। क्लियर हो गई बात? अगर दोनों की किसी फंक्शनल करेंसी में पेमेंट हो रही है, क्लोजली रिलेटेड है। फंक्शनल करेंसी या करेंसी इन विच द प्राइस इज डिनोमिनेटेड अराउंड द वर्ल्ड, क्लोजली रिलेटेड है। फंक्शनल करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, क्लोजली रिलेटेड है। क्लियर हो गई बात? लिखिए जी।
as per Ind AS 109 in case of purchase or sale of foreign currency in non-financial host contract. In case में लिखो purchase or sale of foreign currency in non-financial host contract contains an embedded derivative. Purchase or sale of foreign currency in non-financial host contract contains an embedded derivative. However, if such embedded derivative is closely related to host contract, then we need not to segregate these two. As per Ind AS 109, if payment is denominated in any one of the foreign currency, any one of the following currency, then these are considered as closely related. Then these are considered as closely related. So मैं उन्हीं को कॉपी कर लेता हूं, कहां दोबारा लिखते फिरेंगे. ओहो, इससे अच्छा तो लिख ही लेते, ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है. अरे नहीं, आ गया जी, आ गया. ठीक है जी. सिंस none of the above condition is satisfied in the given case. None of the above condition is satisfied in the given case. Hence, we need to segregate embedded derivative from host contract and need to account it separately. क्लियर है? समझ आ गया? जर्नल एंट्रीज अब तो बच्चे बहुत इजी है. तो सबसे पहले 9 सितंबर 2011 नो एंट्री,
बिकॉज जिस दिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप मान के चलिए ना, दिस इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल डॉलर। तो जिस दिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पहले दिन तो कोई एंट्री होती नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट टू बाय मशीन की कोई एंट्री है नहीं, तो सीधा एंट्री होगी 30 सितंबर को। अब ध्यान से मान लो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल डॉलर है 67.8, तो आपने डॉलर सेल किए हैं, तो भाव नीचे गिरने पे आपको गेन होगा। क्या भाव नीचे गिरा है? यस, गिरा है। तो डेरिवेटिव का तो एफईटीपीएल होते हैं, तो डेरिवेटिव का गेन लॉस कहां जाएगा? पीएल में। सो डेरिवेटिव एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएल। 30, ये लिखा नहीं हुआ कि 30/9 बैलेंस शीट डेट है, पर क्वेश्चन के डाटा को पढ़ के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 30/9 बैलेंस शीट डेट है। सो डेरिवेटिव एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएल 67.8 माइनस 67.5 इंटू डॉलर 10 लाख, 3 लाख रुपीस में, बीइंग डेरिवेटिव एसेट रीवैल्यूड। समझ गए ना एसेट क्यों है? बिकॉज आपने सेल किए हैं, और जो चीज आप शॉर्ट करते हैं, रेट गिर गया, आपको गेन हो गया। आगे लास्ट में जाके रेट 67 हो गया और गिर गया, तो आपको डेरिवेटिव पे और गेन हो गया 5 लाख का। 31/12/2011 डेरिवेटिव एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएल 67.5 माइनस 67 इंटू डॉलर 10 लाख, सो 5 लाख का आपको ये भी गेन हो गया। पर अब आपको मशीन भी तो खरीदनी है, तो पीपीई अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने की मशीन खरीदोगे? डॉलर 10 लाख इंटू, बच्चे आप मान के चलेंगे कि आपको तो मशीन का रेट 67.8 ही पड़ेगा, पर सर बैंक को तो पेमेंट 67 की करनी है, क्योंकि आपने तो जिस दिन पेमेंट करोगे उसी दिन डॉलर खरीद रहे, आपने कौन सा पहले कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। कोई बात नहीं, टेंशन को लेते हो। पर इंड एस कहता है मान के चलिए कि होस्ट कॉन्ट्रैक्ट तो 67.8 पे हो गया था, तो डॉलर 10 लाख इंटू 67.8, टू क्रेडिटर लिख लीजिए ना, बैंक नहीं है, टू क्रेडिटर 6,78 लाख। पर हमें तो इतने पैसे देने नहीं। हाँ, तो टेंशन को लेते हो, ये डेरिवेटिव एसेट खत्म करो ना। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव एसेट 8 लाख। अब बताओ हो गया ठीक? पूरा 67 लाख है, वो क्रेडिटर को पे कर दो। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 67 लाख, 6,70 लाख। लो जी। सो ये सिमिलर क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है क्लास में, बट ये अच्छा सवाल था। सो और वैसे भी ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से इसमें सोचते हैं कि एम्बेडेड डेरिवेटिव बाय है कि सेल है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में चर्चा कर दी। ठीक है, चलिए लिखिए इसको जल्दी। सो ये ना समझना कि ये कोई नई चीज है, पहले भी किया हुआ है। ओके, पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28।
पढ़िए जी। Ind AS 109 financial instruments requires recognition of renegotiation gain or loss subject to fulfillment of certain conditions as mentioned in the standard. If there has been a renegotiation of terms of defaulted borrowings subsequent to the year end, but before the date of approval of financial statements, then should such modification gain or loss be recognized in current year financial statement itself or in the next year when the terms of defaulted borrowings have been renegotiated in accordance with Ind AS 109? मुझे तो समझ ही नहीं आया लिखा क्या हुआ है, दोबारा पढ़िए। इस तरह के क्वेश्चंस को 2-3 बार पढ़ना चाहिए, पता तो लगे कि बोल क्या रहा है, ठीक है ना। दोबारा पढ़िए। क्या समझे, क्या लिखा हुआ है ये? सर पता नहीं जी, समझ ही नहीं आ रहा। पहले तो इस लाइन को समझो, रीनेगोशिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ डिफॉल्टेड बोरोइंग्स, क्या है ये? दिस इज मॉडिफिकेशन या एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। सो ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। सो अगर आप कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी में मॉडिफिकेशन करते हैं, एक्सटिंग्विशमेंट करते हैं, कब मॉडिफिकेशन होता है, कब एक्सटिंग्विशमेंट होता है, ये सब किया हुआ है। अगर आपकी रिवाइज लाइबिलिटी पहली लाइबिलिटी में 10% से ज्यादा का अंतर है तो हम बोलते हैं ये एक्सटिंग्विशमेंट है, अदरवाइज ये मॉडिफिकेशन है। और मॉडिफिकेशन का गेन लॉस कहां जाता है? पीएल में। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। अब सवाल क्या कह रहा है, कुछ और ही कह रहा है वो, ध्यान से दोबारा पढ़िए। Ind AS 109 financial instruments requires recognition of renegotiation gain or loss subject to fulfillment of certain conditions। तो ठीक है कि जब आप फाइनेंशियल लाइबिलिटी को रीनेगोशिएट करेंगे तो जो गेन लॉस होगा आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस हैं 109 की, यहां तक तो कुछ नहीं है। इफ देयर हैज बीन रीनेगोशिएशन सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड, ये आपकी बैलेंस शीट डेट है, यहां पे आपने रीनेगोशिएशन किया है। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, Ind AS 10। इफ देयर हैज बीन अ रीनेगोशिएशन subsequent to year end but before the date of approval of financial statements, तभी तो ये इवेंट है। then should such modification gain or loss be recognized in current year financial statements or in the next year? बस ये पूछा है कि अगर रीनेगोशिएशन बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहा है और ये है आपकी डेट ऑफ अप्रूवल, तो जो रीनेगोशिएशन का गेन लॉस है ये इस साल डालोगे या इस साल डालोगे। तो बच्चे ये तो Ind AS 10 का क्वेश्चन है, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड का। तो आपको सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा कि ये एडजस्टिंग इवेंट है या ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। व्हाट इज एडजस्टिंग इवेंट? हुज कंडीशन और सिचुएशन एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट। तो बच्चे सवाल में कुछ भी नहीं लिखा कि बैलेंस शीट डेट पे इसका कोई आपको अता पता भी था कि ये रीनेगोशिएशन होने वाला है, क्योंकि रीनेगोशिएशन बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है एंड देयर इज नो कंडीशन और सिचुएशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, दिस इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो ये अगले साल ही, इसी साल में ही गेन और लॉस रिकॉग्नाइज होगा। पिछले साल में एडजस्टिंग इवेंट मान के इस गेन और लॉस को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। दिस इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट।
सो गेन और लॉस ऑन मॉडिफिकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर ऑफ मॉडिफिकेशन, क्योंकि उसने यही पूछा था कि वेदर सच मॉडिफिकेशन गेन और लॉस बी रिकॉग्नाइज्ड इन करंट ईयर स्टेटमेंट और इन द नेक्स्ट ईयर व्हेन द डिफॉल्टेड बोरोविंग्स हैव बीन रीनेगोशिएटेड। तो ये नेक्स्ट ईयर ही होगा, क्योंकि ये कौन सा इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। सो मैं इनका आंसर नहीं पढ़ रहा, 2 लाइनों में आपको लिखवा देता हूं, सिंस इट इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट फॉर करंट ईयर, हेंस gain or loss on modification shall be recognized in the year of modification itself. Shall be recognized in the year of modification. तो यहां भी ये लिखा है, modification gain or loss should be recognized in the period in which the renegotiation has taken place. इन्होंने ना कहीं भी वो वर्ड ही नहीं यूज किया कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, जबकि क्वेश्चन तो यही था कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है कि एडजस्टिंग इवेंट है। सो टेक्निकली ये इंड AS 10 का क्वेश्चन था, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ये उसका क्वेश्चन था टेक्निकली। पर चलो कोई बात नहीं, मैंने तभी आपको नीचे ठीक करके लिखवा दिया ताकि अब आपको पता लग जाए कि ये इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड का सम है। ओके, समझ आ गई बात, क्लियर है? चलिए जी, सो इसको लिख लेना है, इसी पे ही लिख लीजिए अपने हैंडआउट पे। क्वेश्चन नंबर 29, ये आरटीपी का सम है, स्टडी मटेरियल का नहीं है, आरटीपी का सम है, और इसमें इंड AS 21 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट और इंड AS 109 दोनों के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। सो मार्क इट एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसको समझते हैं। सो अनसॉल्व्ड है, वैसे भी सॉल्व करना ही है। An Indian entity whose functional currency is rupees purchases a US dollar denominated bond at its fair value of US dollar 1000. So Indian entity है, functional currency रूपी है, उसने US डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड खरीदा है उसकी फेयर वैल्यू पे, और फेयर वैल्यू कितनी है, 1000। Bond carries stated interest at 4.7% per annum on its face value. ब्याज का रेट है 4.7% on face value. The said interest is received at the year end. साल के लास्ट में आपको ब्याज मिलेगा। Bond has maturity period of 5 years and is redeemable at its face value of US dollar 1250. बच्चे ध्यान रखना, जो ब्याज मिलना है ना वो फेस वैल्यू पे मिलना है, 1250। द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एट द ईयर एंड 1 इज 1060 US डॉलर। समझाऊंगा। एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द एंड ऑफ ईयर 1 इज US डॉलर 1 इज इक्वल टू दिस एंड US डॉलर 1 इज इक्वल टू दिस। Weighted average exchange rate for the year is 1 US dollar is equal to rupees 42. काफी कुछ दिया हुआ है। The entity has determined that it is holding the bond as part of the investment portfolio whose objective is to meet both by holding the asset to collect contractual cash flow and selling the asset, FVTOCI, कि आप इसको मैच्योरिटी तक होल्ड भी कर सकते हैं और आप इसको बेच भी सकते हैं, FVTOCI। द परचेज्ड US डॉलर बॉन्ड इज टू बी क्लासिफाइड अंडर द FVTOCI कैटेगरी, लिखा ही हुआ है। बॉन्ड रिजल्ट्स इन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, FVTOCI है तो आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा, उसने दे दिया 10%।
कैलकुलेट गेन और लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर 1। बताओ कितना गेन और लॉस पीएल में जाएगा और कितना गेन और लॉस ओसीआई में जाएगा। ऑल्सो पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉग्नाइज द गेन और लॉस ऑन द अबव, राउंडेड ऑफ द फिगर्स टू द नियरेस्ट रुपी। पॉइंट्स नहीं लेने, नियरेस्ट रुपी में उसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा। एक बार खुद से पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको डायग्राम बना के समझाता हूं। बहुत बढ़िया सवाल है, आई डोंट थिंक सो इस तरह का कोई क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पढ़िए जल्दी। ओके, इधर देखिए, नहीं अभी तक पढ़ा तो वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको पढ़िए आराम से। आइए मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूं। तो हुआ क्या है, Y0 पे साल के शुरू में आपने एक बॉन्ड खरीदा है जिसकी फेयर वैल्यू है $1000। इंडियन एंटिटी हुज फंक्शनल करेंसी इज रूपी परचेजेस $, डिनोमिनेटेड बॉन्ड एट्स फेयर वैल्यू ऑफ $1000, जिसमें ब्याज का रेट है 4.7% पर एनम। और आपको पता है ब्याज हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। ब्याज जो है वो साल के लास्ट में मिलेगा, Y1 पे मिलेगा। मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है और 5 साल बाद ये फेस वैल्यू पे रिडीम होगा। तो बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है, $1250। लास्ट में बॉन्ड की फेयर वैल्यू दी हुई है $1060। द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहां पे $1 का रेट है 40, यहां पे $1 का रेट है 45। द वेटेड एवरेज एक्सचेंज रेट फॉर ईयर 1 इज 42। पूरे साल का एवरेज एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल टू ₹42। फिर वो कह रहा है ये एफबीटी ओसीआई है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है कितना, 10%। कह रहा है बताओ कितना गेन और लॉस पीएल में जाएगा और कितना गेन और लॉस ओसीआई में जाएगा, और उसकी एंट्री भी डालो। अब बच्चे देखो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। मान लो आपकी फंक्शनल करेंसी डॉलर है, चलो भूलना क्यों है, मान लो आपकी फंक्शनल करेंसी डॉलर है, तो फिर तो आपको रुपी का कुछ करना ही नहीं है। ये आपके लिए एफबीटी ओसीआई का बॉन्ड है। तो मैं एफबीटी ओसीआई का खाता बना लेता हूं, हमें तो आता है एफबीटी ओसीआई का खाता बनाना। इधर देखो, लिखना नहीं है। मान लो कि डॉलर ही आपकी फंक्शनल करेंसी है, तो आप इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड अकाउंट बनाएंगे, किसमें, डॉलर में। क्योंकि हमने जो एफबीटी ओसीआई के सम किए हैं क्लास में, कभी भी ये नहीं आया कि आपने डॉलर में बॉन्ड खरीदा है, हमेशा आता था आपने रुपी में ही खरीदा है, और रुपी आपकी फंक्शनल करेंसी होती थी। तो मैं कह रहा हूं एक बार जरा वैसा ही सम बना के देख लें। तो ये तो देखें कि हमें एफबीटी ओसीआई भी याद है कि नहीं है, बाद में देखेंगे कि फंक्शनल करेंसी रुपी का क्या करना है। तो Y0 पे आपने एक बॉन्ड खरीदा है $1000 का, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक $1000, हाँ के ना, यस। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 10%, तो वो तो 1000 के ऊपर ही लगेगा। Y1 पे टू इंटरेस्ट 1000 का 10% 100, पर आपको जो मिला है वो तो 4.7% तो फेस वैल्यू मिला है,
बाय बैंक बहुत से खाते बनाए हैं आपने, 1250 इंटू 4.7%, वो कह रहा था राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करके ये $59 आते हैं। क्योंकि ये एफवीटी ओसीआई है, तो एफवीटी ओसीआई का रूल क्या होता है कि सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन किस पे होता है, फेयर वैल्यू पे, और लास्ट में फेयर वैल्यू कितनी है 1060, और जो भी गेन और लॉस है वो कहां जाएगा, एफवीटी ओसीआई में, सॉरी ओसीआई में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। सो ये $19 का आपका गेन या लॉस आ रहा है। एक सेकेंड, 1100 माइनस 59, तो 1041 माइनस 1060, तो $19 का आपका गेन या लॉस आ रहा है। तो ये गेन आ रहा है, तो ये गेन कहां जाएगा, ओसीआई में, बैलेंसिंग फिगर $19। तो अगर आपकी फंक्शनल करेंसी डॉलर ही होती तो ये आंसर था। ये तो किया हुआ है, बस वहां फंक्शनल रुपी बॉन्ड होता था, आपकी फंक्शनल करेंसी रुपी होती थी, सवाल खत्म। बट अब समस्या है, वो कह रहा है आपकी फंक्शनल करेंसी रुपी है, तो फिर एज पर इंड AS 21 आपको जो रिकॉर्डिंग करनी होगी वो रुपी में करनी होगी, तो आपको डॉलर के क्या बनाने पड़ेंगे, रुपी, एक्सचेंज रेट आएगा। क्योंकि ये एक मॉनेटरी आइटम है तो इसका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी करना पड़ेगा, और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पे गेन या लॉस होगा। वो गेन लॉस जो एक्सचेंज रेट डिफरेंस के कारण होगा वो कहां जाएगा, पीएल में। वो एक्सचेंज और गेन और लॉस कहां जाएगा, पीएल में। तभी तो उसने दो पूछे हैं, वो कह रहा है एक ओसीआई का बताओ, एक पीएल का बताओ। बात समझ में आई। अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड अकाउंट रूपी में बना के दिखाऊंगा, क्योंकि ये आपका फेयर सोल्यूशन है। वो भी बनाना है आपने, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है, मैंने ऐसे नहीं बनाया वो। पर अब आपको तो बच्चे इंड AS 21 के अकॉर्डिंगली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस में बनानी होती हैं, फंक्शनल करेंसी में बनानी होती हैं। तो आपको इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। क्या बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड एक मॉनेटरी आइटम है, बिल्कुल है। फॉरेन करेंसी का रेट चेंज होने से इसको फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। आइए जी, तो Y0 में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, $1000 पे करे। इनिशियल रिकॉग्निशन किस रेट पे होता है, स्पॉट रेट पे। स्पॉट रेट कितना है, 40। तो $1000 इंटू 40 कितना, 40,000। क्लियर। फिर इंटरेस्ट जो अकरू होगा वो तो ड्यूरिंग द ईयर होगा, तभी बच्चे आपको वेटेड एवरेज रेट दिया हुआ है। पर जो इंटरेस्ट मिलना है वो साल के लास्ट में मिलना है, तो इंटरेस्ट अकरू हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो Y1 ही लिखना पड़ेगा। टू इंटरेस्ट $100 इंटू 4200। पर जो ब्याज मिला है वो साल के लास्ट में मिला है, कितने डॉलर का, $59 का। तभी मैंने सारे डॉलर पहले निकाल दिए थे। इंटू लास्ट में रेट कितना है, 45। सो 59 इंटू 45, 2655। बाय बैलेंस कैरेट डाउन $1060 इंटू क्लोजिंग रेट 45, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन 47,700। ओसीआई का गेन लॉस निकाल चुके हैं, $19 इंटू ये लास्ट में निकल रहा है तो क्लोजिंग रेट 855। तो बचा हुआ गेन लॉस अपने आप निकल के आएगा, जो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशंस के कारण है। चेक कर लो गेन है कि लॉस है। गेन आ रहा है जी 5300 का Y1 पे, तो ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंसिंग फिगर। ये करना है।
तभी मैंने कहा था ये मैंने ऐसे नहीं बनाया, मुझे ओसीआई का गेन लॉस चाहिए था $19, क्योंकि बच्चे ओसीआई को करेंसी से कोई लेना देना नहीं है ना। करेंसी फ्लक्चुएशंस के कारण जो गेन लॉस आएगा वो पीएल में जाएगा, वो तो इंडिया S21 के अकॉर्डिंगली पीएल में जाएगा। पर जो बॉन्ड की फेयर वैल्यू में बदलाव होने के कारण जो गेन लॉस आएगा वो कहां जाएगा? ओसीआई में जाएगा। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? सो क्वेश्चन ने पहले आपसे पूछा था कि गेन और लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ओसीआई, तो गेन ही है। सो गेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ओसीआई, $19, और क्योंकि ये साल के लास्ट में निकला है तो क्लोजिंग रेट लगेगा 855। गेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएल, $5300। सर क्या 5300 को सेग्रीगेट करके बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। एक्चुअली ये दो चीजों का गेन और लॉस है। एक जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 1000, क्योंकि उसका इनिशियल रिकॉग्निशन हुआ 40 पे, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन हुआ 45 पे, 1060 नहीं, वो तो फेयर वैल्यू डिफरेंस, वो तो हमने अलग ले लिया। साल के शुरू में 1000 रिकॉर्ड किया, अगर साल के लास्ट में भी 1000 ही होता तो करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण 40 और 45 ₹5 का अंतर आता, और क्योंकि आपका एसेट एक्सचेंज रेट बढ़ गया। सीधा देखो, सो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल कौन सा होता है ये, पीएल वाला के पीएलई वाला? पीएल वाला। सो $1000 इंटू 45 माइनस 40, 5000 तो इसके कारण है सर। बाकी बचे ब्याज के कारण है। जो आपने $100 42 के रेट पे रिकॉर्ड किए और मिले आपको 45 के रेट पे, तो इंटरेस्ट के कारण $100 45 माइनस 42 300, तो आ गया ना, देखो 5300। फेयर वैल्यू के कारण जो बदलाव हुआ वो ओसीआई में जाएगा। तो शुरू में $1000, अगर लास्ट में भी $1000 ही होते तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का ₹5 गेन होता। जो 1060 हुए हैं वो तो फेयर वैल्यू के कारण हुए हैं, वो ओसीआई में चला गया। सो ये आंसर है। क्वेश्चन ने आपसे जर्नल एंट्री भी मांगी है। एक ही एंट्री करनी है कि एंट्रीज हैं? एक ही एंट्री करनी है जी, तो सारा कुछ एक ही एंट्री में डालना है। सो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड अकाउंट डेबिट, बताओ कितने से? जर्नल एंट्री किसकी करनी है? सिर्फ गेन और लॉस की करनी है। तो पहली एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड अकाउंट डेबिट 855 प्लस 5300, है ना? $6155। एक सेकंड रुको, मुझे दो चीजें डालनी है ना। एक तो 2PL एक्सचेंज गेन कितना डालना है? 5300 टू OCI 855। सो ये टोटल ही जाएगा ना आपका उधर। टू इंटरेस्ट भी डालना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट भी पीएल में जाना है। इंटरेस्ट कितना है? एक्चुअली में ना ये एक एंट्री बनाने में दिक्कत आएगी, ये सबकी अलग अलग एंट्रीज होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 4200, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड 2655। वो कह रहे हैं एक एंट्री बना दो इनकी। तो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड फिर बैलेंसिंग फिगर निकाल देते हैं, और क्या है। इंटरेस्ट कितना है? 4200। बैंक अकाउंट में कितना मिला? 2655। तो वो अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। फिर इसकी ना 3 एंट्रीज बननी चाहिए, क्योंकि उसने एक एंट्री मांगी है तो मैं ऐसे कर रहा हूं, वैसे इसकी 3 एंट्री बननी चाहिए। तो ये 7700 आ रहा है, 7700 आ रहा है। हाँ ठीक है ना, 40,000 और 47,700, तो इन दोनों का डिफरेंस 7700 ही है। एक्चुअली में 3 एंट्री है। पहली एंट्री
इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड अकाउंट डेबिट टू OCI टू PL, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड टू इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, वो तीन की एक ही एंट्री बनाई हुई है। तो 7700 इन दोनों का डिफरेंस है, 47,700 माइनस 40,000। सो एक एंट्री मांगी थी तो मुझे ऐसे करना पड़ा, वैसे इसकी 3 एंट्रीज बनती थी, क्योंकि गेन और लॉस की ही एंट्री करनी है तो हमने सिर्फ उतने की एंट्री कर दी। खतरनाक सवाल है ये, इतना इजी नहीं है ये कि हाँ OCI में पहले डॉलर अकाउंट बना के देखो कि OCI में कितना जाएगा, फिर उसको 5300, फिर मैंने 5300 भी टैली करा के दिखा दिया, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी। 5300 को टैली कराने की जरूरत नहीं थी, पर स्टिल मैंने करा दिया। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में, लिखिए जल्दी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए जी, सो बच्चे एक रीसेंट RTP में इंस्टीट्यूट ने एक नया कॉन्सेप्ट पूछा था इंड AS 109 में। स्टडी मटेरियल में उसके बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा है नहीं, ना ही कोई क्वेश्चंस था, तो क्लास में हम उसको इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। छोटे मोटे सम कहीं इधर उधर आ जाते थे तो थोड़ी सी चर्चा हो जाती थी, पर रिसेंट RTPs में उसके ऊपर एक डेडिकेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो कॉन्सेप्ट अब एक बार डिटेल में डिस्कस कर लें, प्लस जो RTP का क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लें, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन पेपर में आता है कभी भी तो वो बच्चे आप कर नहीं पाएंगे। तो हेडिंग बनाइए, ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंशियल गारंटी इन द बुक्स ऑफ गारंटर। ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंशियल गारंटी इन द बुक्स ऑफ गारंटर। सो एक्चुअली में कॉन्सेप्ट है किसका, फाइनेंशियल गारंटी का, इंड AS 109। इस पे थोड़ी सी चर्चा हुई थी जब हमने अपनी रेगुलर क्लासेस में डी-रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट डिस्कस किया था, कि कई बार आपकी उसमें कॉन्टिन्यूड इन्वॉल्वमेंट होती है। जब आप कहते हैं कि रिस्क ऑफ डिफॉल्ट आपके ऊपर है, यहाँ वो तो चलो डी-रिकॉग्निशन होता ही नहीं। सिक्योरिटाइजेशन में हमने किया था कि अगर आपकी कॉन्टिन्यूड इन्वॉल्वमेंट है तो वहां भी आपको फाइनेंशियल गारंटी आपने दे रखी होती है कि इतनी भरपाई मैं कर दूंगा। तो थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ है, पर वो डेडिकेटेडली फाइनेंशियल गारंटी पे चर्चा नहीं हो रखी क्लासेस में, इसलिए हम एक बार इस पे डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हैं। नो, व्हाट इज फाइनेंशियल गारंटी। मान लो बच्चे एक्स लिमिटेड है और ये HDFC बैंक है। एक्स लिमिटेड HDFC बैंक के पास जाता है, वो कह रहा है जी मुझे लोन चाहिए, बोरोइंग। HDFC बैंक कहता कोई गारंटी है, कोई सिक्योरिटी है, वो कह रहा जी मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो HDFC कहता जी अगर आप अनसिक्योर्ड लोन लोगे तो आपको रेट लगेगा 12%, और यही अगर आप गारंटी लेके आते हो, विद गारंटी या कोई सिक्योरिटी लेके आते हो, तो आपको हम 10% रेट पे लोन दे देंगे। बच्चे ये आपने भी सुना है कि अनसिक्योर्ड लोन हमेशा महंगे होते हैं। जो पर्सनल लोन होते हैं, इसको प्रैक्टिकली पर्सनल लोन बोला जाता है, दीज आर द अनसिक्योर्ड लोन्स, वो महंगे होते हैं हमेशा, क्योंकि बैंक का रिस्क भी तो ज्यादा है। तो जहां बैंक का रिस्क ज्यादा है, बैंक ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगा। तो बैंक एक्स लिमिटेड को कहता है कि अगर आप कोई गारंटी, कोई सिक्योरिटी लेके आते हैं तो रेट लगेगा 10%, नहीं तो रेट लगेगा 12%। अब एक्स लिमिटेड की पेरेंट कंपनी है वाई लिमिटेड, मतलब वाई लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और एक्स लिमिटेड उसकी सब्सिडरी कंपनी है।
एक्स लिमिटेड अपनी पेरेंट कंपनी वाई को कहता है कि गारंटी दे दीजिए ना, और मान लो कि वाई लिमिटेड इस लोन की गारंटी देता है, दिस इज नोन एज फाइनेंशियल गारंटी फॉर वाई लिमिटेड। मुझे पढ़ाना है कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस फाइनेंशियल गारंटी इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड मुझे नहीं पढ़ाना, एक्स लिमिटेड के लिए तो ये बोरोविंग है और ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। बैंक का मुझे नहीं पढ़ाना, बैंक के लिए ये लोन है, बैंक के लिए ये फाइनेंशियल एसेट है। मुझे पढ़ाना है कि अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के बिहाफ पे गारंटी दी है, अब वो हो सकता है सब्सिडरी हो सकता है सब्सिडरी ना हो, मैं सब्सिडरी का एग्जांपल फिलहाल दे रहा हूं। अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के बिहाफ पे गारंटी दी है तो गारंटर की बुक्स में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। फॉर गारंटर दिस इज फाइनेंशियल गारंटी, तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंशियल गारंटी इन द बुक्स ऑफ गारंटर, ये सीखना है। क्लियर हो गई बात। सो आइए बात करते हैं, तो टॉपिक भी यही है, ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंशियल गारंटी इन द बुक्स ऑफ गारंटर, कि फाइनेंशियल गारंटी का ट्रीटमेंट क्या है गारंटर की बुक्स में। सो सुनिएगा ध्यान से। इंड AS 109 कहता है कि फॉर गारंटर, मैं वाई लिमिटेड लिख रहा हूं, फाइनेंशियल गारंटी इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। गारंटर के लिए ये लाइबिलिटी है। सर हम तो सोचते थे ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है। तो बच्चे इंड AS 37 जहां हमने कॉन्टिजेंसी को डिस्कस किया था, वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि ये इंड AS हर तरह की कॉन्टिजेंसी को कवर करेगा, फाइनेंशियल गारंटीज को छोड़ के, क्योंकि है तो ये भी कॉन्टिजेंसी। बताओ वाई लिमिटेड पे लाइबिलिटी कब आएगी, जब एक्स लिमिटेड इस लोन को पे नहीं करेगा, तब जाके ये लाइबिलिटी वाई लिमिटेड के ऊपर आने वाली है। अगर एक्स लिमिटेड ने ये लोन पे ही कर दिया तो वाई लिमिटेड पे गारंटी थोड़ा ना कुछ आने थोड़ा वाला है। तो इतिहास में तो हम इसको बोलते होते थे कि ये हमारी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, विच मे और मे नॉट अराइज इन द फ्यूचर। अब दुनिया बदल गई है। इंड AS 109 कहता है अगर आप कोई फाइनेंशियल गारंटी देते हैं तो गारंटर की बुक्स में ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। सर कैसे? फाइनेंशियल लाइबिलिटी की परिभाषा बोलना जरा। फाइनेंशियल लाइबिलिटी मींस कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश ना, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन तो नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश और डिलीवर अदर फाइनेंशियल एसेट अंडर पोटेंशियली अनफेवरेबल सिचुएशन, ये है। क्योंकि अगर सिचुएशन आपके अगेंस्ट चली गई तब आपको ये पैसा देना पड़ेगा। हेंस फाइनेंशियल गारंटी इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ गारंटर। फाइनेंशियल गारंटी इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ गारंटर। सो गारंटर के लिए ये क्या है? फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। ओके सर, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज दो तरह की होती हैं, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट FVTPL। सर ये कौन सी है? बच्चे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट फाइनेंशियल लाइबिलिटी ना। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं इसके अंदर, कि लोन है मान लो 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए आपको भरना पड़ेगा, तो दिस इज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट फाइनेंशियल लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ गारंटर। ओके, तो बुक्स में इसको इनिशियल रिकॉग्निशन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। सर इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगा? फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गारंटी। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पे होता है, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, क्योंकि सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन तो फेयर वैल्यू पे होता नहीं। सर इनिशियल रिकॉग्निशन पे एंट्री क्या करोगे? बच्चे अगर तो वो आपकी सब्सिडरी है फिर तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी अकाउंट। और अगर वो आपकी सब्सिडरी नहीं है तो फिर PL अकाउंट डेबिट।
पीएल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी अकाउंट। ज्यादातर बच्चे ऐसे तो कोई किसी की गारंटी देता नहीं है, होल्डिंग सब्सिडरी ही एक दूसरे की गारंटी देते हैं, तो ये पीएल वाला केस आने की संभावना कम है। बिकॉज अगर मैं किसी की गारंटी दूंगा तो जानते हो बदले में मैं गारंटी की फीस चार्ज करूंगा। यस, बैंक्स लोगों के बिहाफ पे गारंटी देते हैं, जब लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं तो वो काइंड ऑफ गारंटी होती है। बैंक्स क्या गारंटी फीस चार्ज करते हैं? यस करते हैं, पर होल्डिंग सब्सिडरी में कोई फीस नहीं होती, बिकॉज वो तो मेरे घर की कंपनी है। सो पीएल वाला केस हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैंने वैसे ही बता दिया। वैसे ये गारंटी कॉन्ट्रैक्ट होल्डिंग सब्सिडरी के बीच में ही होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी टू फाइनेंशियल गारंटी किस वैल्यू से? फेयर वैल्यू से। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गारंटी? कि फाइनेंशियल गारंटी की फेयर वैल्यू क्या है? सो बच्चे इंड AS 109 कहता है फेयर वैल्यू है 12% और 10%, इसका डिफरेंस 2% ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन, और इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू। मान लो 4 साल का लोन है, सब्सिडरी कंपनी ये लोन लेके हर साल 2% सेव करेगी। 10 लाख का 2% 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 4 साल तक सेव करेगी। उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। दिस इज द फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गारंटी। ये नई चीज है कि व्हाट विल बी द फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज ऑफ अनसिक्योर्ड लोन एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज ऑफ सिक्योर्ड लोन। डिफरेंस, दोनों के डिफरेंस को बोलेंगे क्या? फेयर वैल्यू। क्लियर हो गई बात? तो इनिशियल रिकॉग्निशन पे ये फेयर वैल्यू निकालेंगे। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन तो बच्चे अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट पे जो भी उसकी कैरिंग अमाउंट आएगी वो कैरिंग अमाउंट आपको निकाल के दिखा देंगे। तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा किस पे? अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट पे। सर आपने कहा कि 4 साल का लोन है, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू। सर प्रेजेंट वैल्यू के लिए रेट कौन सा यूज करोगे? द रेट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन नहीं ना, वो तो बायस्ड ट्रांजैक्शन है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%, डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अनसिक्योर्ड बोरोइंग। बस इतनी सी बात थी। बाकी एक क्वेश्चन है आरटीपी का, वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? चलिए आइए इस कॉन्सेप्ट को पहले बच्चे एक बार लिख लेते हैं। एक छोटी सी बात और है, वो लिखते लिखते मैं आपको इसमें बता देता हूं। ठीक है, लिखिए जी। whenever guarantee is given by one company, say parent, on behalf of another company, say subsidiary, then this is known as financial guarantee for parent. As per Ind AS 109, financial guarantee is amortized cost financial liability for parent। मैं पेरेंट सब्सिडरी का ही लिखवा रहा हूं। ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन सच फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी shall be recorded
in the books of parent at fair value. Such fair value is calculated as follows. Such fair value is calculated as follows. So क्या बोला था मैंने? Difference between contractual cash flows without guarantee and contractual cash flows with guarantee. So present fair value is equal to present value of contractual cash flows. Present value of difference between contractual cash flows with guarantee and contractual cash flows without guarantee discounted at market rate of interest without guarantee. Discounted at market rate of interest without guarantee. So present value of difference between contractual cash flows with guarantee and contractual cash flows without guarantee discounted at market rate of interest without guarantee. क्लियर है? सो ये आपको फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी. क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? सो ये हो गई बात किसकी? इनिशियल रिकॉग्निशन की. रह गया है तो पॉज करके लिखिए. हाँ जी, लिखिए. फॉर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, यहां एक छोटी सी बात है वो बता देते हैं. हमने कहा था कि इसको आप जो भी इसकी कैरिंग अमाउंट होगी उसके ऊपर लिखेंगे, है ना, पर उस कैरिंग अमाउंट में छोटा सा एक कंपैरिजन करना पड़ेगा. फॉर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, फाइनेंशियल गारंटी is measured at higher of the following two. Financial guarantee is measured at higher of the following two. पहला, carrying amount calculated as present value of savings in remaining cash flows or loss allowance. ये कैसे निकलेगा? लोन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट. ये मैं क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा आपको. लोन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट. लिखिए जी. सो ये वाली बात समझानी बाकी है कि सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे करना है. इनिशियल रिकॉग्निशन मेन था, वो हमने सीख लिया. सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए मुझे डाटा चाहिए होगा, तो उसके लिए मुझे क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा. तो एक सवाल हम लिखेंगे, आरटीपी का क्वेश्चन है. सो मैं लिखवा देता हूं आपको ये क्वेश्चन. कहां ढूंढते फिरोगे आरटीपी में? ओके जी, एंट्रीज भी क्वेश्चन के जरिए ही डिस्कस कर लेंगे. तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास पूरा, किसका? फाइनेंशियल गारंटी का. लिखिए जी क्वेश्चन.
RTP। हाँ जी, ऑन 1/4/2021 S Limited guarantees ₹10 lakh loan of subsidiary M Limited, which bank has provided to M Limited for 3 years at the rate of 8% per annum. Interest is paid at the end of each year. Interest is paid at the end of each year, and the principal amount is paid at the end of loan term. Principal amount is paid at the end of loan term. If S Limited had not issued a guarantee, then bank would have charged M Limited an interest of 11%. On 31 March 2022, there is 1% probability that the Moon Limited may default. On the loan in next 12 months. Full stop. If Moon Limited defaults, comma, Moon Limited मतलब M Limited, मैंने शॉर्ट में लिखवाया था. If M Limited defaults, then S Limited does not expect to recover any amount from M Limited. Does not expect to recover any amount from M Limited. Full stop. On 31 March 2023, there is 3% probability that M Limited may default in next 12 months. Provide the accounting treatment in the books of S Limited. लिखिए जी, टिल 31 मार्च 2023. Provide the accounting treatment in the books of S Limited till 31 मार्च 2023. लिखिए जी. सो अब बड़ा इजी लगेगा क्वेश्चन, बस एक सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का पॉइंट समझाना है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं.
ओके, लिख लिया? रह गया है तो प्लीज पॉज करके लिखिए। आइए जरा देखते हैं। ऑन 1/4/2021 S Limited guarantees a ₹10 lakh loan of subsidiary M Limited, which bank has provided to M Limited for 3 years at 8%. M Limited ने लोन लिया है, S Limited ने गारंटी दी है, उसकी सब्सिडरी है, और बैंक ने M Limited से 8% रेट चार्ज करेगा 3 साल के लिए। इंटरेस्ट इज पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज पेड एट द एंड ऑफ द लोन टर्म। हर साल ब्याज पे होगा और बुलेट रीपेमेंट होगा, लास्ट में आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना पड़ेगा। इफ एस लिमिटेड हैड नॉट इशूड अ गारंटी, अगर एस लिमिटेड गारंटी ना दे, देन बैंक वुड हैव चार्ज्ड एम लिमिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 11%। अगर एस लिमिटेड गारंटी ना दे तो बैंक चार्ज करेगा 11%। क्योंकि एस लिमिटेड गारंटी दे रहा है तो बैंक चार्ज कर रहा है कितना? 8%। फिर कह रहा है ऑन 31 मार्च 2022, एक साल बाद, देयर इज a 1% probability that the M Limited may default on the loan in the next 12 months। एक साल बाद हमें लगता है कि 1% प्रोबेबिलिटी है कि एम लिमिटेड डिफॉल्ट कर जाएगा। बच्चे, अगर एम लिमिटेड डिफॉल्ट कर गया तो क्या एस लिमिटेड को 10 लाख देना पड़ेगा? यस, देना पड़ेगा। ये बात समझानी है कि इसका क्या करना है। इफ एम लिमिटेड डिफॉल्ट्स, एस लिमिटेड डज नॉट एक्सपेक्ट टू रिकवर एनी अमाउंट फ्रॉम एम लिमिटेड। अगर एम लिमिटेड डिफॉल्ट कर गया तो एस को कुछ नहीं मिलने वाला एम से। फिर 31 मार्च 2023 को लगता है कि 3% प्रोबेबिलिटी है दैट एम लिमिटेड में डिफॉल्ट इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो बच्चे, डिफॉल्ट तो हो ही सकता है ना। फाइनेंशियल गारंटी का इनिशियल रिकॉग्निशन तो फेयर वैल्यू पे कर लिया, पर कल को हो सकता है पैसे पूरे 10 लाख ही देने पड़ जाए। ठीक है, वो कह रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड टिल 31 मार्च 2023। ओके, सो एक बार क्वेश्चन को समराइज कर दें। अगर किया हुआ है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं किया हुआ तो समस्या है। तो 1/4/2021 को लोन लिया है, 4 साल का लोन है। अमाउंट ऑफ लोन कितना है? आई थिंक 10 लाख का लोन है। यस। रेट ऑफ इंटरेस्ट है गारंटी के साथ 8% और बिना गारंटी का 11%। 11 ही था। यस। यहां पे 1% प्रोबेबिलिटी है डिफॉल्ट की, यहां पे 3% प्रोबेबिलिटी है डिफॉल्ट की। तो आपको एस लिमिटेड की बुक्स में ट्रीटमेंट करना है। तो इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगा? फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू क्या है? डिफरेंस। अब बताओ, 10 लाख का 8% कितना? 80,000, 80,000, 80,000, 80,000। तो हर साल उसको 80,000 का ब्याज देना पड़ेगा। अगर एस गारंटी ना देता तो ब्याज देना पड़ता 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000। तो हर साल एम लिमिटेड की सेविंग हो रही है कितनी? 30,000 की। बस इस सेविंग की क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर है? सो आइए लिखिए, एज पर इंड AS 109, दिस इज फाइनेंशियल गारंटी फॉर एस लिमिटेड। दिस इज फाइनेंशियल गारंटी फॉर एस लिमिटेड। Such financial guarantee will be recorded in the books of S Limited at a fair value. तो discounted at rate of interest without guarantee 11%. So आइए, fair value is equal to 30,000 into present value annuity factor 11%, 4।
सो एन्युटी फैक्टर निकाल लें। $3.102, so 30,000 into 3.102, so ये आ रहा है 93,060। 3 साल का लोन है कि 4 साल का लोन है? ओहो, 3 साल का लोन है, माफ करिएगा जी, 1 साल मैंने एक्स्ट्रा बना दिया। 3 साल का लोन है तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर भी 3 साल का ही लगेगा ना, (3). So 1 divided by 1.11, 2.444. So 30,000 into 2.444, 73320. So जर्नल एंट्रीज बाद में पास कर देते हैं, है ना, बाद में एंट्रीज पास कर देते हैं। सो ये है जी इनिशियल रिकॉग्निशन, फेयर वैल्यू ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। अब ध्यान से, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे होगा? इनिशियल रिकॉग्निशन किस दिन? 1/4/2021 को। अब आ जाइए, ट्रीटमेंट ऑन एंट्रीज बाद में कर देंगे, 31 मार्च 2022। अब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करने, इंड एस कहता है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन किस पे होगा? वो कह रहा है इस लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट निकाल लो। अब कैरिंग अमाउंट निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो जैसे इंस्टीट्यूट ने किया वो मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा, तो हम इसका अपने हिसाब से देखते हैं। इधर देखिए बच्चे, 1/4/2021 को स्टार्ट किया था, 3 साल 30-30 हजार की सेविंग थी। क्लियर? अब आप यहां खड़े हैं 31 मार्च 2022 को, तो इसका डर तो खत्म हो गया। अब बचे ये 2 ब्याज की सेविंग। अब इन दोनों ब्याज की सेविंग की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, दैट इज द कैरिंग अमाउंट। यही हमने लिखा है, इधर देखो। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन किस पे होगा? कैरिंग अमाउंट कैलकुलेटेड एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग इन रिमेनिंग कैश फ्लोज। तो रिमेनिंग कैश फ्लो की जो सेविंग हो रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। और ध्यान रखना, इस पे पहले साल और दूसरे साल का फैक्टर लगाना है। 1.11, 0.901 और 0.812, पहले और दूसरे साल का फैक्टर लगाना है। अब आप यहां खड़े होके, आपके लिए ये Y1 है और ये Y2 है, तो फेयर वैल्यू कितनी है या कैरिंग अमाउंट कितनी है? कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी 30,000 into 0.901 प्लस 30,000 into 0.812। $51,390। दिस इज द कैरिंग अमाउंट नाउ। क्योंकि पहला 30,000 का समय निकल चुका, तो बचे हुए 30-30 हजार की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, पहले और दूसरे साल का फैक्टर लगा के। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? बट इंड एस 109 कहता है साहब इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको। 31 मार्च 22 को खड़े होके ये अनुमान लगाइए कि आपका लॉस अलाउंस कितना है। याद है इंपेयरमेंट लॉस? इंड एस 109 में जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते थे उसको इंपेयरमेंट लॉस बोलते थे। सो चेक करिए कि इंपेयरमेंट लॉस आपका कितना है या लॉस अलाउंस कितना है। लॉस अलाउंस मतलब अगर उस कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपको पैसा देना पड़ेगा। तो एक सवाल में लिखा था कि 31 मार्च 22 को 1% प्रोबेबिलिटी है, तो 1% प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपका लॉस अलाउंस कितना बनेगा? तो ये हम करते होते हैं अमाउंट ऑफ लोन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, दैट इज 10,000। अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो संभावना है मुझे 10,000 देना पड़ेगा, और अदरवाइज 51,390, तो विच एवर इज हायर। सो यही लिखा है कि दोनों में से हायर लेना है। हायर क्यों लेना है भाई? अगर संभावना लॉस होने की ज्यादा है तो फिर आपको ज्यादा ही लायबिलिटी बनानी पड़ेगी ना, कम थोड़ा बनानी पड़ेगी।
अगर लॉस होने की संभावना ज्यादा है तो फिर आपको ज्यादा लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी, और दोनों में से जो हायर आएगा तो आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी मानी जाएगी? एज ऑन 31 मार्च 2022 51390, दोनों में से क्या लेना है? हायर लेना है, ये मतलब है। सो एक तो कैरिंग अमाउंट होगी, समझ लो मैंने कैरिंग अमाउंट को प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट के लॉस अलाउंस के साथ कंपेयर किया है। सिमिलरली ट्रीटमेंट ऑन 31 मार्च 2023, ट्रीटमेंट ऑन 31 मार्च 2023, अब आप यहां खड़े हैं, एक ही साल बचा है, 30,000, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। सो 30,000 ये पहले साल का फैक्टर 0.901 27030। अब फिर से देखो कि 31 मार्च 23 को क्या लगता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कितना है? तो सवाल में लिखा है 3%। अब लगता है कि उसकी हालत खराब हो गई होगी कि 3% चांस है कि वो डिफॉल्ट कर जाएगा, तो लॉस अलाउंस निकाल लो। ये करते होते थे ना हम इंपेयरमेंट में, इसी चैप्टर में, यानी कि 30,000। अब आपकी लाइबिलिटी 27 है जबकि लॉस होने की संभावना 30 है, हायर रिकॉर्ड होगा 30,000। तो कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2023 30,000। तो इसका मतलब लाइबिलिटी कुछ ऐसे चली, 1/4/2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023। पहले दिन लाइबिलिटी की वैल्यू थी 73320, दूसरे साल लाइबिलिटी की वैल्यू हो गई 51390, तो लाइबिलिटी राइट ऑफ करनी पड़ेगी, और तीसरे साल लाइबिलिटी की वैल्यू हो गई 30,000, और इसके अकॉर्डिंगली अब आपको एंट्रीज डालनी है। सो इधर देखिए जर्नल एंट्रीज, एक 4/2021, क्योंकि सब्सिडरी को गारंटी दी है तो इन्वेस्टमेंट इन एम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी अकाउंट 73320। अब बताओ 31 मार्च 22 को लाइबिलिटी कम हो गई, तो लाइबिलिटी कम होने से गेन हो गया। सो फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पीएल, इन दोनों का डिफरेंस 73320 माइनस 51390 21930। और सिमिलरली 31 मार्च 2023 को भी लाइबिलिटी कम हो गई। अब उन दोनों का डिफरेंस 51390 माइनस 30,000, सो 21390। और मान लो लास्ट ईयर भी होता तो जो बची हुई लाइबिलिटी है वो भी राइट ऑफ कर देते, अगर मुझे कुछ ना देना पड़ा। समझ आ गया? अगर देना पड़ा तो फिर वो खर्चा बुक होगा, जो डिफरेंस है। क्लियर है? सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंशियल गारंटी। आई होप सो आपको सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी अच्छे से समझ में आ गया कि जो भी उसकी कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट क्या है? बचे हुए कैश फ्लो सेविंग्स की प्रेजेंट वैल्यू, उसका कंपैरिजन करिए किसके साथ? लॉस अलाउंस के साथ, कि कितना नुकसान होने की आपकी संभावना है, और दोनों में से जो हायर आता है वो आपकी फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गारंटी माना जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने लिख लिया था, चलिए आप आंसर लिख लीजिए। सो मुझे लगा ये कराना चाहिए, बिकॉज अगर ये सीधा पेपर में मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ये पता नहीं लगेगा कैसे करना है। पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। तो इससे हमारे इंड AS 109 का भी जो एडिशनल क्वेश्चंस वाला पोर्शन था वो खत्म हो जाता है। ओके,
बहुत बहुत धन्यवाद।